नमस्कार साथियों, आज आर्यन पर हम लाइब्रेरी साइंस का दूसरा टेस्ट लेंगे। इससे पहले मैंने एक टेस्ट आपके YouTube पर हमारा डाला जा चुका है। ये आपका लगातार दूसरा वाला टेस्ट है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आर्यन जो हमारा ऑनलाइन ऐप है, इस पर हमने कुछ कोर्स हैं जिनको लॉन्च कर दिया है और उनके अंदर कुछ तो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी साइंस काफ़ी बार पढ़ रखा है या 2-3 बार उन्होंने परीक्षा भी दे रखी है। ऐसे विद्यार्थी समय खराब न करके और वो केवल महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमने कुछ कोर्स तैयार किए हैं, जिनमें आपका एक तो ये वाला कोर्स कहलाएगा, आपका ये वाला कोर्स जो भी है, एक पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कि पहला है आपका EMRS यानी कि एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं उनमें जो लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए सीटें निकली हुई हैं, उनके लिए हमने विशेष एक टेस्ट सीरीज़ तैयार की है, जिसमें आप देखेंगे कि 120 मॉडल पेपर हम आपको करवाएंगे वीडियो के द्वारा, प्लस वो आपको PDF के रूप में मिलेंगे, प्लस उसके अलावा आपको उन्हीं 120 मॉडल पेपरों से रिलेटेड 1 लाइन के इम्पोर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे। इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम 12,000 या इससे अधिक प्रश्नों को सॉल्व करें और पूरा पेपर इसमें से आए। यही उद्देश्य हमारा इस वाले कोर्स में रहेगा 2nd ग्रेड के लिए, और यही उद्देश्य हमारा 3rd ग्रेड में रहेगा आपके। तो ये प्रचंड विजय टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की है, इसके अंदर आपको केवल और केवल 259 के अंदर, यानी कि केवल और केवल 259 रुपये के अंदर आपको एक बेहतरीन, इतना शानदार 12,000 प्रश्नों का डेली आपके ऑनलाइन जिसमें क्लास होगी, यानी कि टेस्ट होगा डेली का आपका, और मॉडल पेपर होगा जिसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 स्तर पर तैयारी कराई जाएगी। यानी कि बहुत आसान सवाल, फिर उसमें मध्यम प्रकार के सवाल और बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल जो कि एग्जाम में कई बार आ जाते हैं और विद्यार्थी उनको कर नहीं पाते हैं। तो 3 तो ये हमारे आपके टेस्ट से रिलेटेड कोर्स हैं, और 3 जो ये कोर्स हैं इनको आप देख रहे हैं, ये हमारे फुल कोर्सेज हैं। यानी कि EMRS लाइब्रेरियन का अगर आपको कोर्स करना है, या ग्रेड 2nd का करना है, या ग्रेड 3rd का करना है, उनकी फ़ीस क्या क्या है, और वो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस हैं जिनके अंदर ये कोर्स कराया जा रहा है। उसके बाद में फिर वही फुल फीस लगेगी, लेकिन अभी जो ये डिस्काउंट टाइम है उस समय पर भी और डाउनलोड करेगा इस ऐप को और इन कोर्सों को परचेज़ करेगा, तो उनको लाभ मिलेगा और वो बहुत कम फीस के अंदर बहुत ही अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इनके अंदर भी हम आपको क्या क्या उपलब्ध कराएंगे, तो देखिए, आप डेली ऑनलाइन क्लास होगी आपकी। उसके अलावा जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो उनको वही मैटर रिकॉर्डेड क्लास के रूप में उपलब्ध रहेगा, तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। उसके अलावा आपके टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, उन टेस्टों की वीडियो क्लास होंगी, उसके अलावा उन टेस्टों की PDF क्लास होंगी, और उन सब के अलावा भी आपको बहुत महत्वपूर्ण सेलेक्टेड बिल्कुल काम के आपके कोर्स के आपको 1 लाइन अप्रोच वाले नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ये तीनों के अंदर यही सारी चीज़ रहेगी। तो ये कोर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। आज हम दूसरा वाला टेस्ट ले रहे हैं। देखिए, मैंने अभी कहा था ना आपको कि हम 3 लेवल पर टेस्ट लेंगे। तो पहला लेवल थोड़ा आसान सवाल, दूसरा लेवल थोड़ा कठिन और तीसरा बहुत कठिन, और फिर उन्हीं से मिलकर हमारा पेपर बनता है। केवल आंकड़ों को याद करने से पेपर नहीं बनता है कि साहब रंगनाथन का जन्म कब हुआ, केवल ये आंकड़ा याद करने, क्योंकि कई बार वो इसको पूछेगा ही नहीं, और इसी जगह पर कोई वो आपके रैशनल या तार्किक सवाल आपसे पूछ लेगा। तो देखिए, आप ये हमारा लेवल 2 वाला पेपर है। अब इसके स्तर को देखना, आप टेस्ट नंबर 2 है और लेवल जो है इसका कठिनाई स्तर जो है वो नंबर 2 है। इसमें देखिए, आप पहला जो सवाल दिया गया वो क्या है कि रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु या शिक्षक कौन थे। तो सभी लोग जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे। तो वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कहलाएंगे, आपके बर्बिक सेयर्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, बर्बिक सेयर्स ये रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु थे। लेकिन अगर दिमाग में एक और आती है बात कि एडवर्ड रॉस कौन थे, तो ये भी रंगनाथन के गुरु रहे, लेकिन
मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के और ये पुस्तकालय विज्ञान विषय के। तो गणित के गुरु कौन है? तो एडवर्ड रॉस। और पुस्तकालय विज्ञान के गुरु हैं तो वो कौन कहलाएंगे? बर्बिक सेयर्स। और पॉल आउटलेट कौन है? तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके यूडीसी क्लासिफिकेशन स्कीम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम। देखिए आप, अगला सवाल यही हमने ले लिया कि रंगनाथन के गणित के शिक्षक कौन है? तो कौन हो जाएंगे हम आपके? एडवर्ड रॉस, ये इनके गणित के शिक्षक कहलाएंगे। आगे देखते हैं हम। देखिए इसमें जितने भी सवाल आपके दिए गए हैं वो केवल वर्गीकरण पद्धतियां जितने भी प्रकार की हैं, जैसे कि शुद्ध परिगणनात्मक, परिगणनात्मक, लगभग परिगणनात्मक, पक्षात्मक, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, फिर आपके पूर्णतः पक्षात्मक, ये जो 6 प्रकार की आपके वर्गीकरण पद्धतियां हैं उन्हीं से रिलेटेड आपके किस प्रकार से एग्जाम में सवाल वो पूछ सकता है, उन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो देखिए आप, किसका कथन है कि व्यवस्था स्वर्ग का पहला नियम है? तो ये एक अच्छा सवाल है। देखिए आप, क्योंकि मैंने कहा ना लेवल 2 है, इसमें थोड़े आसान सवाल के साथ थोड़े कठिन सवालों को मिलाया गया है। तो ये वो व्यक्ति जिन्होंने ये कहा था कि व्यवस्था स्वर्ग का पहला नियम है, या ये कहिए आप ऑर्डर इज द फर्स्ट लॉ ऑफ हेवन। ऑर्डर यानी व्यवस्था, ऑर्डर इज द फर्स्ट लॉ ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग का पहला नियम ही व्यवस्था है। अगर उसमें व्यवस्था नहीं होगी तो हम उसको स्वर्ग नहीं कह सकते। और बात भी सही है। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, वही रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु बर्बिक सेयर्स, क्योंकि इन्होंने पुस्तकालय के संबंध में ये बात कही थी कि जिस प्रकार स्वर्ग में हर चीज़ व्यवस्थित है, सभी लोग आनंदित हैं, वहाँ पर कोई प्रकार का दुख नहीं होता है, हर चीज़ व्यवस्थित होती है। ये स्वर्ग में क्यों है? क्योंकि स्वर्ग के अंदर एक निश्चित व्यवस्था है। पृथ्वी पर निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अव्यवस्थित चीज़ें हैं, और इसीलिए कोई व्यक्ति सुखी है, कोई व्यक्ति दुखी है। तो बर्बिक सेयर्स का ये कहना था कि यदि हम लाइब्रेरी साइंस में भी हर चीज़ को व्यवस्थित कर दें, लाइब्रेरी के पुस्तकालय के अंदर भी यदि हर चीज़ को, हर वस्तु को यदि हम व्यवस्थित कर देते हैं तो हमें लाइब्रेरी भी स्वर्ग जैसी अनुभूति देने लग जाएगी। तो ये खास बात कहलाती है आपके कि इन्होंने ये कहा था कि व्यवस्था ही स्वर्ग का पहला नियम है। बर्बिक सेयर्स एक इस बात के लिए भी जाने जाते हैं क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्गीकरण कैसे किया जाए, वर्गीकरण पद्धतियाँ कैसे बनाई जाए, उसका निर्धारण करने के लिए कई सारे नियम, जिन्हें इन्होंने उपसूत्र या कैनन कहकर पुकारा, उपसूत्र या कैनन, तो इन्होंने कई सारे कैनन दिए, जिस किताब का नाम ही था कैनन ऑफ द क्लासिफिकेशन या कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन पुस्तक, जो कि बर्बिक सेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तो बर्बिक सेयर्स ने खुद कोई वर्गीकरण पद्धति नहीं दी, लेकिन इन्होंने जो भी कोई व्यक्ति वर्गीकरण पद्धति बनाना चाहता है, देना चाहता है, तो वह किन बातों को ध्यान में रखे, किन नियमों को ध्यान में रखे, इस बात के लिए उन्होंने 29 उपसूत्र या कैनन या 29 उपसूत्र या कैनन वाली एक किताब लिखी, जिसको नाम दिया गया कैनन ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से इन्होंने एक और महत्वपूर्ण किताब लिखी, द ग्रामर ऑफ द क्लासिफिकेशन। और द ग्रामर ऑफ द क्लासिफिकेशन किताब इन्होंने लिखी, इसीलिए हम ये कहते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान जगत के पहले व्याकरणाचार्य कौन कहलाएंगे? तो बर्बिक सेयर्स। लेकिन ये पुस्तकालय विज्ञान के आपके वर्गाचार्य नहीं कहला सकते, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी नई वर्गीकरण पद्धति नहीं दी थी। इन्होंने केवल वर्गीकरण पद्धति देने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ साधारण सामान्य नियम या उपसूत्र तैयार करके दिए थे कि इन्हें ध्यान में रखकर ऐसा किया जाए। तो व्यवस्था स्वर्ग का पहला नियम है, ये बात कहने वाले हो जाएंगे आपके बर्बिक सेयर्स। अगला जो सवाल है वो देखिए आप, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से कौन सा सूत्र रंगनाथन का मौलिक रूप से दिया गया नहीं है, यानी कि रंगनाथन का अपना नहीं है? तो ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रथम सूत्र और पहला सूत्र क्या कहता है?
पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। तो पहला जो उपसूत्र है, पहला जो सूत्र है, क्योंकि इन्होंने बाकायदा किताब लिखी थी और उस किताब का नाम क्या था, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि यदि इन 5 सूत्रों का पालन किया जाए तो पुस्तकालय जो विषय है यह भी विज्ञान बन जाएगा। तो इन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी नाम की किताब जो इन्होंने लिखी, लाइब्रेरी साइंस वाली किताब, तो उसमें इन्होंने 5 सूत्र दिए थे, जिनमें पहला था पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, दूसरा दिया था हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा था हर पुस्तक को उसका पाठक मिले, चौथा था आपके पाठक का समय बचे, और अंतिम था कि पुस्तकालय जो होते हैं वो वर्धनशील संस्थाएं होती हैं, अर्थात ये संगठन नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं, बल्कि पुस्तकालय ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जैविक अंग होते हैं जो अपना वृद्धि और विकास करते रहते हैं। तो ये 5 सूत्र इन्होंने दिए थे। इन 5 सूत्रों में से जो पहला वाला सूत्र है, यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, ये जो पहला उपसूत्र है कि पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, ये पहला उपसूत्र इन्होंने न देकर बल्कि इन्होंने अपने गणित के गुरु, और वो कौन है आपके, सर एडवर्ड रॉस। तो इनके गणित के जो गुरु थे सर एडवर्ड रॉस, उनके द्वारा दिया गया ये था आपके पहला सूत्र। तो उन्होंने एक तरीके से यूँ कह सकते हैं हम, इसी सूत्र को आधार मानकर एडवर्ड रॉस से इन्होंने ये अपनाया ये सूत्र, और फिर इसी को आधार मानकर फिर अपने स्वयं के द्वारा बनाए गए 4 सूत्र और दिए, जिनकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रंगनाथन का अपना खुद का मौलिक कौन सा नहीं है जो इन्होंने खुद ने दिया हो, तो वो कहलाएगा आपका पहला। और वो पहला किन्होंने दिया, इनके गणित के शिक्षक जिनका नाम है आपके सर एडवर्ड रॉस। आगे देखते हैं हम, शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति कौन सी होती है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धतियों की क्या विशेषता होती है। देखिए आप, परिगणनात्मक या शुद्ध परिगणनात्मक जो पद्धतियां होती हैं उनकी एक खास बात होती है कि जो मुख्य अनुसूची होती है, विषयों की मुख्य अनुसूची, या हम कहेंगे शेड्यूल, या तो अनुसूची या शेड्यूल, तो विषयों की केवल और केवल एक ही मुख्य अनुसूची होती है, एक ही लिस्ट होती है जिसमें विषय का नाम लिखा रहता है। इस तरीके से सभी विषयों के नाम लिखे रहते हैं, और इन विषयों के सामने उससे संबंधित उसे अंकन प्रदान कर दिया जाता है कि उसका क्या अंकन रहेगा। तो यानी कि शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति की पहली विशेषता तो क्या हुई, इनके अंदर केवल विषयों की एक मुख्य अनुसूची ही पाई जाती है, उसके अलावा किसी प्रकार के कोई अनुसूचियां नहीं देखने को मिलती, ना किसी प्रकार की कोई यानी कि अनुसूचियां या शेड्यूल देखने को हमको मिलते हैं। और ये आपके इनमें सरल विषयों का उल्लेख होता है, सरल विषय, तो सरल विषयों का उल्लेख होता है। अनुसूची एक ही बनाई जा रही है, इसलिए उसकी लंबाई बहुत हो जाती है, यानी कि अनुसूची बहुत ज़्यादा वृहद आकार की हो जाती है। ये शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति के अंदर विशेषता होती है। तो देखिए आप यहाँ पर शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति, ये मैंने समरी में लिया है, बाकी इसको एक बाकायदा टॉपिक के रूप में अगर पढ़ा जाए वर्गीकरण पद्धतियों को, तो पूरी की पूरी 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की 2 क्लास में जाकर हम इसको समझ पाते हैं कि किस प्रकार एक वर्गीकरण पद्धति दूसरी वर्गीकरण पद्धति से अलग है और उसमें क्या अंतर है। तो देखिए आप, कॉलन क्लासिफिकेशन, तो कॉलन क्लासिफिकेशन जो है वो तो आपके पूर्णतः पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे पक्ष होते, मुख्य विषय के अनुसूचियों के साथ साथ विभिन्न पक्षों से संबंधित, विभिन्न एकलों से संबंधित भी कई सारी अनुसूचियां होती हैं। जबकि शुद्ध परिगणनात्मक मैंने क्या कहा था आपको, अनुसूची कितनी होगी, तो अनुसूची होगी केवल एक, और उसमें कैसे विषयों का उल्लेख होगा, सरल। जबकि जो दूसरी होगी आपके, जिसको मैंने अभी बोला है आपको कि पूर्णतः
पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति या कॉलन क्लासिफिकेशन, तो पूर्णतः पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धतियां जो होती हैं इनकी ये विशेषता होती है कि इनमें एक मुख्य विषयों की अनुसूची तो होती ही होती, जिसे हम मेन क्लास कहकर पुकारते हैं। उसके अलावा मुख्य विषय के साथ कई सारे पक्ष जुड़ेंगे, कई सारे एकल विचार जुड़ेंगे और मिलकर वो सब्जेक्ट बनाएंगे। इसीलिए इसको पक्षात्मक कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पक्षों के बीच में विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो एक तो मुख्य अनुसूची हो गई, उसके अलावा विभिन्न पक्ष, जैसे कि आपने ध्यान ही मिस्टर रंगनाथन जो हैं उन्होंने ये कहा था कि किसी भी विषय में अधिकतम 5 मूलभूत पक्ष या 5 मूलभूत श्रेणियां हो सकती हैं। तो ये 5 मूलभूत पक्ष या 5 मूलभूत श्रेणी का मतलब क्या है? तो पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। तो टाइम विभिन्न प्रकार के समयों से संबंधित एक अनुसूची बन जाएगी अलग अलग पक्षों की। ऐसी आपके स्पेस की बन जाएगी, इसी प्रकार पर्सनैलिटी की बन जाएगी, इसी प्रकार मैटर या पदार्थ की बन जाएगी, इसी प्रकार एनर्जी की। तो कितनी सारी अनुसूचियां हो जाएंगी। तो केवल एक मुख्य विषय की अनुसूची नहीं होती है, उसके अलावा अलग अलग पक्षों, एकलों के लिए भी अलग अलग अनुसूचियां होती हैं। इसलिए आपके विशुद्ध पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यही होती है कि उसके अंदर कई सारी शेड्यूल या अनुसूचियां होती हैं, जबकि शुद्ध परिगणनात्मक में केवल और केवल एक मुख्य शेड्यूल या एक मुख्य अनुसूची होती है, जिसमें केवल और केवल सरल विषयों का ही उल्लेख कर दिया जाता है। ये हम जानते हैं कि विषय 3 तरह के होते हैं, सरल, फिर उसके बाद में मिश्रित या यौगिक, और तीसरे जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके तीसरे कहलाएंगे आपके कंपाउंड सब्जेक्ट। तो यदि हम ये बात करें कि ये केवल सरल विषय की है, तो सरल विषय जैसे कि भूगोल, भूगोल क्या एक सरल विषय है बस। इसी तरीके से इतिहास, लेकिन अगर वो विषय मिश्रित होता तो उसके लिए फिर आपको वर्गीकरण पद्धति भी कैसी चाहिए? परिगणनात्मक, जैसे कि कॉलन क्लासिफिकेशन या फिर यूडीसी या फिर कुछ हद तक डीडीसी भी, क्योंकि 19वें संस्करण के बाद में डीडीसी भी कैसी हो गई थी? आपके पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति बन गई थी। तो यूडीसी, डीडीसी या सीसी ये पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति हैं। इनमें सरल विषयों के साथ साथ मिश्रित यौगिक विषयों के लिए भी अंकन बनाए जा सकते हैं। और क्यों बनाए जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर विषय सरल नहीं है, बल्कि उसके साथ में कई सारे पक्ष या कई सारे उसके साथ में एकल विचार जुड़े हुए हैं, जैसे कि इतिहास भारत का। उल्टा कर लीजिए इसको आप, भारत का इतिहास, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे इसको अपन? भारत का इतिहास। तो ये जो भारत का इतिहास किताब है, इसमें मूल विषय तो केवल क्या है? इतिहास। तो ये तो मेन क्लास हो गया, बेसिक सब्जेक्ट हो गया, या तो मेन क्लास कहेंगे इसको हम, या बेसिक सब्जेक्ट, मूल वर्ग या मुख्य विषय। अब इसके साथ में जो पक्ष जुड़ा हुआ है या जो कोई एकल विचार जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? वो हो गया भारत। तो भारत ये यहाँ पर क्या कहलाएगा आपके? तो ये कहलाएगा पक्ष या आइसोलेट। तो जब एक मुख्य विषय के साथ आइसोलेट जब मिल जाता है, तो जो बने हुए विषय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित। और ऐसों के लिए अंकन बनाने की सुविधा किस वर्गीकरण पद्धति में नहीं होती है? शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति में नहीं होती, क्योंकि उसमें अनुसूची ही एक है। तो पक्ष के लिए क्या अंक दिया गया है, वहाँ अनुसूची ही ले देकर एक है, इसलिए उसमें सरल विषयों की एक मुख्य अनुसूची ही होती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए आप, शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धतियाँ कौन सी हैं? तो एक तो आपके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ये दोनों की दोनों वर्गीकरण पद्धतियाँ जो हैं आपके शुद्ध परिगणनात्मक पद्धतियों के नाम से जानी जाती है। देखिए आप आगे, अब बात आती है
लगभग परिगणनात्मक, यानी कि पूरी तरह से नहीं है। अब उसमें कुछ आपके सर्वमान्य एकल या कॉमन आइसोलेट, हालांकि डीडीसी में इन कॉमन आइसोलेट को स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का नाम दिया गया, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का नाम दिया गया, जिन्हें कॉलन क्लासिफिकेशन में कहा जाता है आपके सर्वमान्य एकल या कॉमन आइसोलेट। तो जिन्हें कॉमन आइसोलेट कहा जा रहा है आपके कहाँ पर, कॉलन क्लासिफिकेशन में। डीडीसी में उसी तरह के एकलों के जो एक शेड्यूल है या एकलों की जो अनुसूची है, उस अनुसूची को कहा जा रहा है आपके स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। तो लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति यहाँ पर कौन सी कहलाएगी आपके, तो आपके एक तो एससी यानी कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और एक डीडीसी, क्योंकि इनके अंदर एक मुख्य विषय की अनुसूची तो होती ही होती है। उसके अलावा मैंने अभी बताया स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, जिन्हें हमने क्या नाम दिया था कॉलन क्लासिफिकेशन में, तो कॉलन क्लासिफिकेशन में हमने उसको नाम दिया आपके कॉमन आइसोलेट या सर्वमान्य एकल। तो अब यहाँ पर विषय का कोड या अंकन यहाँ से लिया जाएगा और पक्ष के लिए अंकन यहाँ से लिया जाएगा और इनको मिलाकर एक मिश्रित विषय आराम से बनाया जा सकता है। यहाँ पर पक्षात्मक चीज आ गई है, परिगणनात्मक नहीं है, क्योंकि पक्ष जुड़कर और विषयों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से पक्षात्मक नहीं थी, इसीलिए इन दोनों को केवल क्या कहा जाएगा, लगभग परिगणनात्मक। हर एक तरह के मिश्रित विषय के पक्षों के लिए इसमें कोई बड़ी अनुसूचियां उपलब्ध नहीं थी, ये कमी रही इसके अंदर। फिर देखिए आप मुक्त पक्षात्मक यानी कि फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, तो वो एकमात्र पूरे वर्ल्ड में कौन सी है हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन, जो कि मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है, जिसमें पहले से विषय के लिए वर्गांक बना हुआ नहीं होता है, बल्कि वर्गाकार जो है, यानी कि इसमें क्या कर दिया जाता है, केवल मुख्य विषयों की एक खास विषयों की एक मुख्य अनुसूची दे दी जाती है बस, और उसके अलावा आपके अन्य अनुसूचियां दे दी जाती हैं, जैसे कि कॉमन आइसोलेट की अनुसूचियां दे दी आपके, सर्वमान्य एकलों की अनुसूचियां, पूर्ववर्ती सर्वमान्य एकलों की अनुसूची, पश्चवर्ती सर्वमान्य एकलों की अनुसूचियां। और अब यहाँ इन आइसोलेट या एकल विचारों से आपके अंक ले लेकर आपके मुख्य विषय के साथ उनका संश्लेषण करके और वर्गाकार जो होता है वो खुद वर्गीकरण करता है, यानी कि खुद वो वर्गांक बनाता है। तो वर्गांक बनाने का जो अधिकार मिला हुआ है वो आपके केवल कौन देती है, आपको कॉलन क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें पहले से बनाए क्लास नंबर, सब्जेक्ट के लिए क्लास नंबर या वर्गांक नहीं होते हैं। वर्गाकार मुख्य अनुसूची और अन्य अनुसूचियों से विषय और एकल विचारों को लेकर संश्लेषित कर वर्गांक निर्मित करता है। तो यानी कि वर्गाकार अपनी मर्जी से कई प्रकार के वर्गीकरण अपनी मर्जी से कर सकता है, या यूँ कैसे कह सकते हैं हम कि यहाँ पर पूरी आज़ादी है वर्गाकार को। चलिए जी, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, अब यहाँ पर आ रही है लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति कौन सी है। तो आप देखिए कौन कौन सी हो जाएगी। आप तो थोड़ी देर पहले भी ये बात हुई थी हमारी, एक तो यूडीसी और डीडीसी का 17वां भाग, क्योंकि 17वां एडिशन जो आया था और इसके बाद के जो एडिशन आए वो सारे के सारे आपके लगभग पक्षात्मक ही कहलाते हैं इसके, जबकि उससे पहले के जो भी एडिशन है वो आपके परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डीडीसी प्रारंभ में एक परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति थी, जिसने धीरे धीरे अपने आप को बदलकर और कैसा बना लिया, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति में बदल लिया। कब से बदल लिया, तो डीडीसी का जो 17वां संस्करण आया तभी से यह लगभग पक्षात्मक हो गई। और यूडीसी यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये शुरुआत से ही आपके लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के गुण लिए हुए थी, क्योंकि इसको दो व्यक्ति थे बेल्जियम के आपके पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन, इन दोनों व्यक्तियों ने
मिलकर इसे तैयार किया था। तो आपके आंसर होगा इसका यूडीसी प्लस डीडीसी का 17वां संस्करण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? पहली बात तो अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति क्यों कह रहे हैं इसको? देखिए, पक्षात्मक है, पक्षात्मक का मतलब हो गया कि मुख्य विषय के साथ अलग अलग अनुसूचियों से लिए गए पक्षों को जोड़कर विश्लेषित करके और वर्गांक बनाए जाएंगे। तो ये तो गुण हो गया किसका? पक्षात्मकता का। लेकिन अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय इसलिए है कि पक्ष आपके वर्गांक बनाने के लिए या पक्षों को जोड़ने के लिए पूर्व निर्मित नियम और सिद्धांत बना दिए गए हैं और केवल उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए आप वर्गीकरण कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई अपनी तरफ से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिन्हें आप कहते हैं एक तरीके से कि पहले से ही फॉर्मूला फैसेट, रंगनाथन ने फॉर्मूला फैसेट निर्धारित कर दिए कि भाई आपके अगर ये फैसेट है तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, ऐसे वर्गांक बनाओगे। ये अगर फैसेट है तो यानी कि पक्ष है, तो इस पक्ष का प्रयोग अगर आपको करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये पहले आएगा यही बाद में आएगा। तो उसके लिए नियम कुछ पहले से पूर्व निर्मित बने बनाए आपके फॉर्मूला फैसेट तैयार कर दिए या फैसेट के फॉर्मूले या सिद्धांत तैयार कर दिए। यानी कि आप कुल मिलाकर उसमें परिवर्तन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी पक्ष का प्रयोग आगे पीछे कहीं पर भी ले लें, क्योंकि एक नियम है, वहीं पर आपको उस पक्ष का मुख्य विषय के साथ जोड़कर और वर्गांक बनाना पड़ेगा। तो ये जो गुण है ये हमारे किसमें था? रंगनाथन की कॉलन क्लासिफिकेशन पद्धति के अंदर। फिर अगर हम और बात करें तो देखिए आप, निम्न में से किस वर्गीकरण पद्धति को पूर्णतः विश्लेषी संश्लेषण पद्धति कहा जाता है? देखिए, विश्लेषी पद्धति का मतलब ये होता है कि पहले किसी भी पुस्तक पर लिखे हुई टाइटल या उसकी जो आख्या होती है उसका विभिन्न मुख्य विषय और विभिन्न पक्षों और एकलों के अंदर उसको क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, उसे खोला जाता है, उसे तोड़ा जाता है। फिर उन अलग अलग पक्षों और एकलों को और मुख्य विषय की पहचान की जाती है। फिर उन पक्षों को या मूलभूत श्रेणियों को एक निश्चित क्रम में जमाया जाता है, जो क्रम आप जानते ही हैं, PMEST, यानी कि आपके पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। इस क्रम में जमाया जाता है और इस क्रम में जमाने के बाद मुख्य विषय के साथ जोड़कर इसको और जोड़कर यानी कि संश्लेषण करके विभिन्न पक्षों के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग करते हुए और वर्गांक निर्मित किया जाता है। तो इस प्रकार की पद्धति हमारी रंगनाथन की कॉलन क्लासिफिकेशन नामक वर्गीकरण पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति के अंदर प्रारंभ में पुस्तक की आख्या या टाइटल का विश्लेषण किया जाता है, विभिन्न पक्षों और मूल विषय की पहचान की जाती है, फिर उनका एक निश्चित क्रम निर्धारित किया जाता है, फिर उनके अंक उन्हें प्रदान कर दिए जाते हैं, फिर विभिन्न पक्षों और मुख्य विषय के बीच में विभिन्न प्रकार के योजक चिन्ह लगाकर उन्हें जोड़कर वर्गांक या क्लास नंबर बना दिया जाता है। ये खास बात है इसकी। अगले की देखते हैं हम कि रंगनाथन ने सीसी का प्रतिपादन किस वर्ष किया। अगर हम प्रतिपादन की बात करेंगे तो सवाल अलग होगा, और इसका प्रकाशन कब हो गया पहले एडिशन का, तो उत्तर हमारा अलग होगा। तो इसका प्रतिपादन उन्होंने कर दिया था 1928 के अंदर। प्रतिपादन का मतलब इन्होंने विभिन्न विद्वानों के बीच और आपके पुस्तकालय के अन्य कर्मचारियों के बीच अपने उन कॉलन क्लासिफिकेशन के जो नियम थे वो साझा किए और ये कहा कि अगर यदि में कोई कमी है या कोई संशोधन करना हो तो आप सुझाव दीजिए। और उसके बाद जब ये वर्गीकरण पद्धति क्लियर हो गई कि हाँ अब इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि प्रतिपादन के बाद उस पर बहुत सारे लोग अपनी आपत्ति भी देते हैं, और जब कोई आपत्ति नहीं आई तो फिर 1933 के अंदर इसका पहला एडिशन छपा, जिसको अपन कहते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन ऑफ रंगनाथन। फिर देखते हैं हम, देखिए रंगनाथन की सीसी के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ, तो वही सवाल है कब हुआ, 1933 के अंदर। पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ सवाल है।
निम्न में से किस वर्गीकरण पद्धति में वर्गाकार यानी कि वह व्यक्ति जो पुस्तकों को वर्गांक प्रदान करता है या क्रमांक संख्या प्रदान करता है, तो वर्गाकार को वर्गांक बनाने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं होती। तो आप जानते ही हैं ऐसी पद्धति कौन सी कहलाएगी? परिगणनात्मक, क्योंकि इसमें केवल मुख्य एक अनुसूची होती है और उसमें सरल विषय होते हैं और उनके संबंधित वर्गांक उनके सामने लिखे होते हैं, यानी कि पूर्व निर्मित पहले से बने बनाए वर्गांक होते हैं, जिनमें वर्गाकार को केवल किताब के ऊपर उस लिस्ट में से उस वर्गांक को लेना होता है और किताब पर लिखना होता है, यानी कि वो खुद विभिन्न पक्षों को जोड़कर और वर्गांक का निर्माण करे, ये आज़ादी उसको नहीं होती है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति की। किस वर्गीकरण पद्धति में वर्गाकार को वर्गांक बनाने की पूरी आज़ादी होगी? तो हम जानते ही हैं कौन सी वाली कहलाएगी आपके। देखिए, स्वतंत्र पक्षात्मक। स्वतंत्र पक्षात्मक शब्द की जगह आ सकता है पूर्णतः पक्षात्मक। और पूर्णतः पक्षात्मक कौन सी है हमारी? कॉलन क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर जो वर्गाकार है वह क्या करेगा? पुस्तक पर लिखी आख्या का विश्लेषण करके मुख्य विषय और उससे जुड़े हुए विभिन्न पक्ष और एकल विचारों की पहचान करेगा और फिर आपके कॉलन क्लासिफिकेशन की मुख्य विषय की अनुसूची में से तो पहले मुख्य विषय के लिए जो अंकन दिया गया उसे ले आएगा, उसके अलावा अलग अलग पक्षों के लिए जो अंकन दिए गए हैं वो लेके आएगा, प्लस इन्हें एक निश्चित ऑर्डर में जमाएगा जो PMEST का ऑर्डर कहलाता है, फिर इनके बीच में योजक लगाएगा और इस प्रकार एक वर्गांक तैयार होगा। ये पूरी आज़ादी वर्गांक बनाने की कहाँ मिलेगी उसको? तो स्वतंत्र पक्षात्मक यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो देखिए, प्रायोगिक वर्गीकरण के चरण निश्चित क्रम में रखें। पहली बात तो ये प्रायोगिक वर्गीकरण के कितने चरण रंगनाथन ने दिए हैं? तो 3 चरण दिए हैं। देने वाले व्यक्ति कौन है? तो रंगनाथन। और इसका जो सही क्रम है वो आपके क्या कहलाता है? आपके देखिए, पहले आप दिमाग के अंदर इस चीज को सोचेंगे, यानी कि सबसे पहले तो क्या आएगा? वैचारिक धरातल। वैचारिक धरातल के बाद में फिर आता है आपका शाब्दिक धरातल और उसके बाद में अंकन धरातल, यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन में वर्गांक बनाते समय वर्गाकार इन 3 चरणों से होकर गुजरता है। वैचारिक धरातल, उसके बाद शाब्दिक धरातल और उसके बाद में अंकन धरातल। फिर देखिए आप अगले सवाल की बात करें। वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति की दिशा में पहला प्रयास करने वाले विद्वान कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन। ये 2 पहले व्यक्ति थे बेल्जियम के जिन्होंने कि UDC नाम की क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी, जो कि रंगनाथन की कॉलन क्लासिफिकेशन से भी पुरानी पद्धति है। और पहली बार इसी पद्धति के अंदर हम देखते हैं कि यह पद्धति पक्षात्मक पद्धति थी, जिसमें पक्षों के बीच में विश्लेषण होता था, पक्षों के बीच में संश्लेषण होकर वर्गांक बनाए जाते थे। तो आप ये कह सकते हैं बिल्कुल कि वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति की दिशा में प्रथम प्रयास करने वाला विद्वान कौन थे? तो पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन। इसके अलावा देखिए आप, भारत में प्रथम व्यक्ति जिन्होंने वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति की ओर प्रथम प्रयास किया तो नो डाउट वो एक ही व्यक्ति हैं। और कहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है? तो आपके कॉलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण प्रक्रिया या कॉलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण स्कीम के अंदर ये किया गया है। फिर देखिए आप, कौन सी वर्गीकरण पद्धति कुछ सीमा तक ही, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी, केवल कुछ सीमा तक ही कैसी है? विश्लेषी संश्लेषणात्मक, यानी कुछ सीमा तक ही विभिन्न पक्षों के बीच में विश्लेषण और संश्लेषण करके वर्गांक बनाए जा सकते हैं। तो ये विशेषता किसकी है? आपके UDC की। जबकि CC आपकी पूर्णतः, ये तो है कुछ सीमा तक, और जो कॉलन क्लासिफिकेशन है वो आपके कहलाएगा पूर्णतः वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति। फिर देखिए आप, किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति में विषयों की मुख्य अनुसूची एक स्तंभीय यानी कि
एकल ही होती है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था और ये कहा था मैंने आपको कि शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धतियों में केवल और केवल विषय की एक मुख्य अनुसूची ही होती है, जिसमें सरल विषयों की एक सूची दे दी जाती है और उन्हें वर्गांक प्रदान कर दिए जाते हैं। तो ये विशेषता जो है आपके, वो कहाँ मिलेगी? आपके विशुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति के अंदर। फिर देखिए आप, किस वर्गीकरण पद्धति में वर्गाकार यानी कि वही व्यक्ति जिसको कि किताबों पर वर्गांक बनाकर उस किताब को वर्गीकृत करना है, तो वर्गाकार जो होता है वो वर्गांक बनाने के लिए रिलेटिव इंडेक्स, सहायक अनुक्रमणिका रिलेटिव इंडेक्स पर निर्भर रहना पड़ता है। किस वर्गीकरण की विशेषता है, किस वर्गीकरण पद्धति की ये विशेषता है? तो वो वर्गीकरण पद्धति आपकी कहलाती है कौन सी? डीडीसी। क्योंकि डीडीसी जो है आपकी, इसमें क्योंकि ये परिगणनात्मक है और क्योंकि ये परिगणनात्मक है इसलिए इसमें केवल एक ही मुख्य अनुसूची विषयों की होती है। हालांकि बाद में यह कुछ आपके क्या बन गई थी? तो लगभग पक्षात्मक बन गई थी। और वो कब से हुआ? तो वो 17वें संस्करण या 17वें एडिशन से ये काम होने लगा। इनमें रिलेटिव इंडेक्स जो होते हैं, या ये कहिए आप कि परिगणनात्मक पद्धतियाँ जो भी होती हैं उनमें रिलेटिव इंडेक्स जो होते हैं, रिलेटिव इंडेक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वर्गाकार की सहायता करते हैं। फिर देखिए आप, किस वर्गीकरण पद्धति में वर्गाकार को रिलेटिव इंडेक्स पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ता? तो एक ही है वो हमारी, और कौन सी है? कॉलन क्लासिफिकेशन। क्योंकि इसमें रिलेटिव इंडेक्स की तो बात ही नहीं करेंगे हम तो यहाँ अलग अलग शेड्यूल उनके लिए बना लेंगे और अलग अलग पक्षों के लिए अलग अलग शेड्यूलों में से अलग अलग पक्षों के लिए अंकन ले आएंगे और उनको मिलाकर और वर्गांक तैयार कर देंगे। फिर देखिए आप, किस वर्गीकरण पद्धति में विषय की मुख्य अनुसूची के अलावा भी अन्य अनुसूचियां होती हैं? तो वो कौन सी कहलाएगी? कॉलन क्लासिफिकेशन या पूर्णतः पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धतियां। क्योंकि इनके अंदर मुख्य विषय की एक अनुसूची होती है और उसके अलावा कई सारी अनुसूचियां और होती हैं, कई सारे शेड्यूल होते हैं जो कि सर्वमान्य एकलों से संबंधित होते हैं, कई सारे पक्ष कई सारे एकलों से संबंधित होते हैं। फिर देखिए आप, किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति में भूत, वर्तमान और भविष्य के केवल सरल विषय की ही मुख्य अनुसूची बनाई जाएगी? तो वो पहला उत्तर हमारा यही कहलाएगा, यानी कि विशुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। इसी तरीके से इस वाले सवाल को भी देख सकते हैं। किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति में केवल विषयों के पूर्व निर्मित वर्गांक ही दिए जाते हैं? वर्गाकार स्वयं अपनी मर्जी से कोई वर्गांक नहीं बना सकता है। कौन सी है? विशुद्ध परिगणनात्मक। मैं इसलिए इन सवालों को एक बार से दूसरी बार में एक अलग दृष्टिकोण से सवाल आएगा, फिर वही सवाल घूमकर दूसरे दृष्टिकोण से पूछा जाएगा और वो किन किन तरीकों से सवाल पूछेगा, क्योंकि कई बार हमारे सवाल केवल भाषा शैली की वजह से गलत हो जाते हैं। क्योंकि प्रश्न में आपने पढ़ा है, उसको आप जानते हैं, उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, उसके बावजूद आप उस सवाल को गलत कराते हैं। उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो होती है प्रश्न की भाषा को समझना। क्योंकि एक ही सवाल को अलग अलग दृष्टिकोण से यदि आप तैयार करने का प्रयास करेंगे तो नो डाउट, मैं आपको कह रहा हूँ, आपके कठिन से कठिन जो सवाल होते हैं ये वो भी आपके सही हो जाएंगे। फिर देखिए आप, किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत के नवीन विषयों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है? तो बिल्कुल, कौन सी है? देखो आप, नहीं दिया जा सकता है विशुद्ध परिगणनात्मक के अंदर। क्योंकि विशुद्ध परिगणनात्मक में नए ज्ञान जगत में जो भी विषय जन्म ले रहे हैं उन्हें उनके संबंधित विषयों के पास प्रवेश दिलवाना ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति में पंक्ति और श्रृंखला एकलों में ग्राह्यता का अभाव रहता है?
तो यहाँ पर भी वही बात आएगी, यानी कि विशुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धतियाँ जो होती हैं उनके अंदर हम जो आपके वर्गीकरण पद्धति में जो हमारी मुख्य अनुसूची होती है उस मुख्य अनुसूची में पंक्ति और उसके एकलों में नए विषयों को नहीं जोड़ सकते हैं। फिर देखिए आप, निम्न में से किस वर्गीकरण पद्धति में विश्लेषण व संश्लेषण प्रक्रिया का अभाव रहेगा? तो आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि पूर्णतः परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति कौन सी थी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इसके अलावा देखिए आप, किस प्रकार की पद्धति में अनुसूची बहुसंख्यक होती है? वही बात आ गई, यानी कि अनुसूची एक नहीं है, एक मुख्य विषय की शेड्यूल या अनुसूची के अलावा भी कई प्रकार के अलग अलग शेड्यूल और अनुसूचियां बनी हुई हैं जो अलग अलग पक्ष और एकल दर्शाती हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति में, जैसे कि हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति में। निम्न में से किस वर्गीकरण पद्धति में प्रायोगिक वर्गीकरण पद्धति के 9 सोपान का प्रयोग किया गया है? तो 9 सोपान का प्रयोग किया गया है कॉलन क्लासिफिकेशन में, जिसे बाद में इन 9 सोपानों को 3 चरणों में बांटा गया है। वैचारिक धरातल, फिर शाब्दिक धरातल और तीसरा अंकन धरातल। और ये चरण होते कितने कुल मिलाकर? तो 9 सोपान। उन 9 सोपानों को 3 स्टेज में बांट दिया, और पहला स्तर वो कहलाता है आपके वैचारिक धरातल, दूसरा स्तर वो कहलाता है आपके शाब्दिक धरातल, तीसरा जो अंतिम स्तर है वो आपके कहलाता है अंकन धरातल। फिर देखिए अब, निम्न में से कौन सी प्रथम वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति मानी जाती है? तो नो डाउट हम एक का ही नाम लेंगे और वो होगी यूडीसी, क्योंकि यूडीसी के द्वारा ही पहली बार पॉल आउटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन, इन दोनों व्यक्तियों ने, दोनों विद्वानों ने मिलकर पहली बार एक पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति दी जिसमें विश्लेषण और संश्लेषण का गुण था। फिर यही बड़े पैमाने पर विश्लेषण और संश्लेषण का गुण हमको कॉलन क्लासिफिकेशन में या उस वर्गीकरण पद्धति में देखने को मिलता है। देखिए आप, किस विद्वान के लिए कहा जाता है कि जिस प्रकार भौतिकी में न्यूटन के सिद्धांतों का, जैसे न्यूटन ने सिद्धांतों का आविष्कार किया, ठीक वैसा ही कार्य वर्गीकरण के क्षेत्र में इनका माना जाता है। और ऑप्शन दिए देखिए आप, रंगनाथन, एक बर्विक सेयर, एक हेनरी ला फॉन्टेन और एक एडवर्ड रोस। इस वाले प्रश्न को आप खुद प्रयास करो करने का। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय व अधिक प्रयोग में आने वाली वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? तो वो डीडीसी। पुस्तकालय विज्ञान में वर्गीकरण के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो अभी हमने बात की थी, बर्विक सेयर्स। और निम्न में से किस वर्गीकरण पद्धति में वर्गाकार को वर्गांक बनाने के लिए रिलेटिव इंडेक्स पर निर्भर रहना पड़ेगा? तो वो आपके पद्धति इनमें से कौन सी कहला सकती है? तो देखिए आप, परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। यदि इसकी जगह विशुद्ध परिगणनात्मक शब्द और होता तो हम उसको टिक करते, लेकिन अभी आपके ऑप्शन केवल मिल रहा है आपको परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। तो इसमें आपको ये गुण देखने को मिलेगा।